28 मार्च 2025 को पूरी दुनिया ने एक ऐसा मंजर देखा जब म्यांमार में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया। और ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं था। 7.7 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक पूरे साउथ ईस्ट एशिया को हिलाकर रख दिया। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और तबाही थी। हजारों लोग मारे गए, लाखों घर तबाह हो गए। और एक अजीब सी बात जो बहुत से लोग काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि इन सब के पीछे डीप सी क्रिएचर्स का हाथ हो सकता है। क्या यह सच है कि समुद्र के अंधकार से भरी गहराइयों से कोई राज सरफेस पर आ रहा है? एंड क्या डीप सी क्रिएचर्स को पहले से ही इस डिजास्टर का एहसास हो गया था? आखिर म्यांमार की धरती के नीचे और समुद्र के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो हमें अब तक नहीं पता? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। मैं हूं तुषार और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने सबका दिल कँपा दिया है। ये दिमाग में सवाल पैदा करती है और शायद थोड़ी सी डर भी। आज की इस वीडियो में हम हर एक पल की कहानी सुनाएंगे। आखिर कैसे शुरू हुआ ये भूकंप, कैसे एक एक सेकंड में बहुत सी मासूम जिंदगियां तबाह हो गई और लोगों के दिल से दिल तक का दर्द और वो अनटोल्ड स्टोरीज जो शायद न्यूज़ चैनल्स ने छुपा दी। ये सफ़र इंफॉर्मेशन से भरा, सस्पेंस से सजा और थोड़ी सी मिस्ट्री के साथ है। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, एंड तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में एक ट्विस्ट है जिसे सुनकर आपके भी तोते उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, 28 मार्च 2025 सुबह का वक्त हो रहा था। म्यांमार के मैंडेले शहर ये वही जगह है जो फेमस है अपने पुराने बुद्धिस्ट टेम्पल्स और सुंदर पगोडास के लिए। लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। कोई चाय पी रहा था, कोई बाजार जा रहा था और छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटे बाद सब कुछ बिखरने वाला है। 1:45 पे एक ऐसा झटका लगा कि जमीन ने जैसे अपना रूप बदल दिया। ये था 7.7 मैग्नीट्यूड का एक मैसिव अर्थक्वेक, मतलब इतना पावरफुल कि थाईलैंड के बैंकॉक तक और चाइना के कुछ हिस्सों तक और यहाँ तक कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी लोगों को इसके झटके महसूस हुए। लेकिन इसका एपिसेंटर था मैंडेले शहर के पास और यहाँ से शुरू होती है तबाही की कहानी। पहला झटका 30 सेकंड तक चला। सिर्फ 30 सेकंड में सब कुछ हिलने लगा। बिल्डिंग्स एक के बाद एक गिरती गई, लोग चिल्लाते रहे, रोड्स फट गई और सिर्फ कुछ ही सेकंड में म्यांमार एक बैटलफील्ड लगने लगा। और उसके 2 मिनट बाद ही एक और आफ्टर शॉक आया जो 6.7 मैग्नीट्यूड का था। इसके बाद तो जमीन ने जैसे सांस लेने से ही इनकार कर दिया था। अब जरा आप सोचिए, मंडेले जैसा शहर जहां 17 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां बिल्डिंग्स गिरने लगी, सड़कें टूट गई और पूरा शहर एक वार जोन बन गया। एक आई विटनेस हैन जिन जो सैगिंग टाउन में रहता है, ये वही जगह है जो एपिसेंटर के सबसे करीब थी। उसने बताया, मैंने देखा कि बिल्डिंग्स जमीन में धंस रही थी। 1 मिनट पहले जो घर थे वो अगले मिनट में सिर्फ मिट्टी का ढेर बन गए। इलेक्ट्रिसिटी चली गई, पानी खत्म होने लगा और लोग अपने अपनों को ढूंढने के लिए चिल्लाने लगे। ये था शुरुआत का वो पल जहां से म्यांमार की जिंदगी एक नाइटमेयर में बदल गई। भूकंप के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो और भी ज्यादा डरावनी थी। सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बल्कि पूरा एक शहर ही मिट्टी में मिल चुका था। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक भूकंप नहीं था,
ये म्यांमार की तकदीर का एक काला दिन था। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी बड़ी तबाही हुई होगी, तो सुनिए। 31 मार्च तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑफिशियल नंबर के हिसाब से 1700 लोग मर चुके हैं म्यांमार में, और बैंकॉक में 18 लोग। हॉस्पिटल्स में बेड की कमी, सड़कों पर लाशों का ढेर, और वो चीखें जो एक हॉरर मूवी से कम नहीं थी। लेकिन ये नंबर्स अभी बढ़ने वाला है, क्योंकि रेस्क्यू टीम्स अभी भी मलबे के नीचे से लोगों को निकाल रही है। मंडेले में एक फेमस पगोड़ा यानी मंदिर, महाम्यात मुनि, जो सदियों से खड़ी थी, वो भी गिर गई। नेपिथौ, जो म्यांमार की कैपिटल है, वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर भी गिर गया। एक और हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। क्यूक्से टाउन में एक नर्सरी थी, ब्राइट किड्स नर्सरी। वहाँ 2 से 4 साल के बच्चे दोपहर के वक्त सो रहे थे जब ये भूकंप आया। 2 मंजिला बिल्डिंग्स ढह गई और दर्जनों बच्चे उसके नीचे दब गए। रेस्क्यू वर्कर्स घंटों तक मिट्टी खोदते रहे, लेकिन हर एक मिनट के साथ उम्मीदें कम होती गई। एक लोकल ने बताया, हम हाथों से मिट्टी हटा रहे थे क्योंकि हैवी मशीन्स का इस्तेमाल करना रिस्की था। हर तरफ सिर्फ चीखें थी। थाईलैंड के बैंकॉक में भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्काई स्क्रैपर गिर गया। वहाँ 80 लोग अभी भी मिसिंग है। एक आदमी को देखा गया जो स्कार्फ फोल्डिंग के पीछे से झांक रहा था, शायद एक छोटी सी उम्मीद में। ये सीन्स दिल को तोड़ देते हैं, लेकिन ये बात भी है कि इंसान कभी भी हार नहीं मानते। दोस्तों, नंबर तो हमें एक आइडिया देते हैं, लेकिन असली कहानी तो लोगों के दिल में छुपी है। एक बात बताऊं, म्यांमार में ये अर्थक्वेक सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि एक ह्यूमन ट्रेजेडी भी बना, क्योंकि वहाँ सिविल वॉर चल रहा है। Young rebels. मिलिट्री, जनता और रेबल ग्रुप्स के बीच की लड़ाई ने रेस्क्यू एफर्ट्स को और मुश्किल बना दिया। एक यूएन रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से टूट चुके हैं, मेडिकल सप्लाईज भी खत्म हो चुकी हैं और लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। एक और अनटोल्ड स्टोरी। सैगिंग के एक निवासी ने बताया, गवर्नमेंट की हेल्प अभी तक उन तक नहीं पहुंची। उसने कहा, हम अपने हाथों से अपने घर खोद रहे हैं और अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। एक 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में बिना पानी के हम बस लड़ रहे हैं। ये सुन के दिल भर आता है, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ नेचर से लड़ रहे हैं, बल्कि अपने सिस्टम से भी। फिर एक बात और, म्यांमार के मिलिट्री चीफ मिन अयुंग हलाइन ने पहली बार इंटरनेशनल एड के लिए अपील की। ये वही मिलिट्री गवर्नमेंट है जो 2021 के बाद से दुनिया से कट ऑफ थी, लेकिन रेबल्स के कंट्रोल वाले एरियाज में। आप सोच सकते हैं कि मिलिट्री गवर्नमेंट ने अर्थक्वेक के बाद भी एयर स्ट्राइक जारी रखी। यूएन के स्पेशल रिपोर्टर्स टॉम एंड्रू ने कहा, ये इनह्यूमन है। एक तरफ लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ बॉम्ब्स गिर रहे हैं। ये ट्रेजेडी का वो डार्क साइड है जो शायद न्यूज़ में ज़्यादा कभी हाईलाइट ही नहीं हुआ, न तुम्हें ये कोई न्यूज़ वाले दिखाएंगे। एक तरफ नेचर की तबाही और दूसरी तरफ खुद के देश को अपने हाथों से तबाह करना। अब थोड़ी सी साइंस की बात करते हैं। ये भूकंप इतना खतरनाक क्यों था? यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग की वजह से हुआ, जो इंडिया और यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्री पे होता है। सिंपल भाषा में कहें तो जमीन के 2 बड़े ब्लॉक्स एक दूसरे के अगेंस्ट स्लिप करते हैं, और जब ये प्रेशर रिलीज होता है तो भूकंप आता है। लेकिन म्यांमार में ये ज़्यादा डेडली क्यों बना? एक तो मंडेले और नेपिथौ के ज़्यादातर बिल्डिंग्स और घर पुराने थे या अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जो अर्थक्वेक प्रूफ नहीं थे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें टूट गई, यहाँ तक कि ब्रिज भी गिर गए, जिससे रेस्क्यू टीम्स को वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो गया। टाइमिंग। दोपहर का वक्त था जब लोग अपने घर में या काम पे थे। यही वो वजह थी जिसकी वजह से कैजुअलिटीज ज़्यादा हुए। ये सब मिलाकर
इस डिजास्टर को सेंचुरी का सबसे बड़ा अर्थक्वेक बना दिया। अब यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर लोग एक अजीब सी थ्योरी काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। शायद आपने भी वो सुना होगा कि इस भूकंप के पीछे डीप सी क्रिएचर्स का हाथ है। शायद ये सुन के आपको हंसी आई होगी, है ना? लेकिन रुकिए, क्योंकि इस बात में थोड़ा दम है। म्यांमार में जनवरी से ही कुछ अजीब रिपोर्ट्स आ रही थी कि म्यांमार के कोस्ट पर समुद्र में एक अलग तरह का मूवमेंट देखा गया। फिशरमैन कहते रहे कि समुद्र में बहुत अजीब सी हलचल हो रही है, मगर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने जमीन के नीचे एक हमिंग साउंड सुनी जो पहले कभी नहीं आई थी। 28 मार्च के बाद म्यांमार और थाईलैंड के कोस्टल एरिया में लोग बोल रहे हैं कि समुद्र से अजीब सी चीजें सरफेस पर आ रही हैं। साइंटिस्ट बोल रहे हैं अर्थक्वेक की वजह से डीप सी प्रेशर में चेंज आया हो, जिससे ये क्रिएचर्स ऊपर आ गए। लेकिन लोगों का कहना है शायद इन क्रिएचर्स को कुछ पता है जिसे इंसान समझ ही नहीं सकते। एक थ्योरी ये भी है कि डीप सी एनिमल्स जैसे जायंट स्क्विड या ऑक्टोपस टेक्टोनिक मूवमेंट्स को पहले ही सेंस कर सकते हैं। मार्च 2011 जापान के पास समुद्र में 9.1 मैग्नीट्यूड का एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था और इसके बाद आई भयंकर सुनामी में 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन उसके कुछ दिन पहले जापान के समुद्री किनारों पर रेयर डीप सी क्रिएचर्स जैसे कि ऑरफिश और गोब्लिन शार्क को देखे थे। ऑरफिश को जापान में सुनामी मछली भी कहा जाता है क्योंकि इसे अक्सर बड़े समुद्री भूकंपों से पहले ही देखा गया। और इसी तरह 26 दिसंबर 2004 को 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इंडियन ओशियन में आता है, जिससे 30 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं और 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इससे पहले भी इंडोनेशिया, थाईलैंड और भारत के समुद्री किनारों पर बड़े बड़े स्क्विड और अजीबोगरीब समुद्री मछलियां देखी गई। तो क्या ये क्रिएचर्स वार्निंग दे रहे हैं? क्या उन्हें पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है? या क्या ये क्रिएचर्स हमें कुछ बताना चाह रहे हैं जो हम समझ नहीं पा रहे? अगर ये सच है तो क्या ये क्रिएचर्स फ्यूचर डिजास्टर्स के लिए भी हिंट दे सकते हैं? इस मिस्ट्री को हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे, पूरे साइंटिफिक प्रूफ एंड रिसर्च के साथ। तो उस वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा। टॉपिक पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, 30 मार्च तक म्यांमार और थाईलैंड में रेस्क्यू एफर्ट्स चल रहे हैं। इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा के अंडर 15 टन रिलीफ मटेरियल भेजा एंड इसमें चाइना, मलेशिया और रसिया भी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन असली हीरो वो लोकल लोग हैं जो अपने हाथों से पूरे शहर का मलबा हटा रहे हैं और अपने लोगों को बचा रहे हैं। ये ट्रेजेडी हमें एक बात सिखाती है, नेचर के आगे हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि इंसान की स्पिरिट कितनी स्ट्रांग है। एक आदमी ने मैंडेले में अपने घर के मिट्टी के ढेर से अपनी बेटी को निकाला और उसके चेहरे पे जो खुशी थी वो सब कुछ बयां करती है। आप सभी म्यांमार के लोगों के लिए प्रे कीजिए और ये सोचिए, अगर डीप सी क्रिएचर्स सच में कुछ हिंट दे रहे हैं तो हमें नेचर को और ध्यान से समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी म्यांमार अर्थक्वेक की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर उस राज तक जो अभी अनसॉल्व्ड है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये खबर सब तक पहुंच सके। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और ऐसी कहानी लेकर आएंगे। जैसे कि मैंने कहा, हम पूरे डीप सी क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे, पूरे साइंटिफिक प्रूफ एंड रिसर्च के साथ। तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। आई होप आप सब करवा देंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सोचिए, क्या डीप सी क्रिएचर्स हमें कुछ कहना चाहते हैं?